औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करने लगे हैं क्लास नाइन्थ का जनरल मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 9 का जनरल मैथमेटिक्स। ठीक है, उसका जो यूनिट 5 है, एक्सरसाइज 5.1 कंज्यूमर मैथमेटिक्स चैप्टर है। ठीक है, इसमें हमने इसमें कंज्यूमर मैथमेटिक्स में बेसिकली ये, अगर हम कहा जाए कि कंज्यूमर मैथमेटिक्स बेसिकली है, होता क्या है ये, और हमें क्यों ज़रूरत है मैथ्स में इसकी। असल में कंज्यूमर मैथमेटिक्स या कंज्यूमर मैथ कह लें या कंज्यूमर मैथमेटिक्स कह लें या कंज्यूमर मैथ्स इज़ द यूज़ ऑफ मैथ्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। ठीक है, रिलेटेड टू मनी। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें आप कि हमारे पास जो कंज्यूमर मैथ होता है वो बेसिकली क्या होता है कि कोई ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, ठीक है, जो रिलेट करते हैं हमारे किससे, मनी से। ठीक है, उनके स्नैरोज की रिलेटेड टू मनी। अच्छा, इस मेनली इसका गोल क्या होता है? गोल ये है कि स्टूडेंट को हेल्प करता है इंफॉर्मेशन और या डिसीजन देने के लिए अबाउट पर्सनल फाइनेंसेस। ठीक है, कि उसमें अगर देखा जाए तो उसमें बैलेंसिंग जो चेक बुक है, ठीक है, क्रिएटिंग का बजट होता है, बाइंग का कार होता है, या कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स, या पेइंग टैक्स। मेनली जो आपका जो चैप्टर है उसमें ये 5.1 जो मेनली उसमें यही मतलब आपने फाइंड आउट ज़्यादातर जहाँ करना है वो यही करना है, टैक्सेस आपने फाइंड करने। ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उम्र कोई भी ऐसा मतलब उसकी सैलरी इतनी है और उसके फलाना खर्चे इतने हैं, फलाना खर्चे इतने हैं, तो उसको टोटल मिला के उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है उसको। ठीक है, ये कभी फाइंड आउट करना है। या अगर किसी के पास कोई मतलब कह लें किसने कोई एक ज़मीन ख़रीदनी है तो उस पर इस चैप्टर 5 में आपने सिर्फ यही करना है कि आपने कैलकुलेट क्या करना है, ज़्यादातर टैक्सेस को कैलकुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने कोशिश ये की है कि आपको इस बारे में बता दूं कि कंज्यूमर मैथमेटिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि बच्चों को समझ आ जाए। ठीक है, तो चले हम बाकी जो डिस्कसिंग है वो आपको भी पता है कि मैं साथ साथ क्वेश्चन के समझाती भी रहती हूँ और बताती भी रहती हूँ कि असल में किस तरह से और क्या करना है, इसका फार्मूला क्या है। मैं पहले से एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ क्योंकि इसी तरह खाली एक्सप्लेनेशन देने से बच्चा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है और वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करवाती हूँ तो साथ साथ उनको बताती रहती हूँ कि इस चीज़ का फॉर्मूला ये है, तो उसमें बच्चे का इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली हमारे पास क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास यहाँ डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, डेली लाइफ के जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग्स होंगे वो हमने मतलब सॉल्व करने इसमें। तो देखें, द प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज़ ₹3,500। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक की जो प्राइस है बाईसाइकिल की वो है प्राइस ऑफ ए बाईसाइकिल। ठीक है, और प्राइस ऑफ ए बाईसाइकिल इज़ क्या बताया है, 3,500। ठीक है, उसके बाद इफ़ 16% सेल्स टैक्स इज़ चार्ज देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन 50 सच बाईसाइकिल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सेल्स टैक्स उन्होंने क्या कहा है, सेल टैक्स, ठीक है, वो कहा है 16%। ठीक है, 16%, if 16% sale tax is charged then calculate the amount of sale tax on 50 such bicycles। यहाँ पर आ की बात हो रही थी तो उसका मतलब एक बाईसाइकिल की जो प्राइस है वो 3,500 है और हमने फाइंड आउट करनी है 50 बाईसाइकिल्स। ठीक है, 50 बाईसाइकिल्स के किसकी, 50 बाईसाइकिल्स के टैक्स की बात हो रही है यहाँ पर और कोई बात नहीं हो रही। तो इसी तरह हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 50 बाईसाइकिल्स। सबसे पहले तो हम 50 बाईसाइकिल्स की प्राइस निकालेंगे और वो कैसे निकालेंगे वो आपको भी पता है, ₹50 मल्टीप्लाई बाय 3,500 कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 17,500। अब हमारे पास 1,75,000। ठीक है,
अब हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर सेल टैक्स उन्होंने कहा था कि आपने फिर फाइंड आउट करना है कि देन कैलकुलेट, ठीक है, 16%। तो इसका मतलब ये है कि जो 16% जो कैलकुलेट होगा वो किस में से होगा, इसमें से 17500। तो इसको हम क्या करेंगे, 16% को हटाने के लिए हमने नीचे 100 लगा दिया और मल्टीप्लाई बाय 1750000, इससे कट गया। और जब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 28,000 आ गया, जो कि आपका सेल टैक्स बनेगा किसके ऊपर, 50 बाईसाइकिल्स के ऊपर। सो दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। हाउ दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट दिस टैक्सेस, ठीक है। आई होपफुली कि आपको पहले ही क्वेश्चन में इतना क्लियर हो गया होगा कि हमने बेसिकली अब क्या करना है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में वो चीज़ें नहीं हैं जो हम मैथ्स में करते थे। किसी में हमने फैक्टराइजेशन कर ली, किसी में हमने एलसीएम निकाल लिया, किसी में हमने क्या नाम है ये लोगैरिथम निकाल लिया। नहीं, ये बहुत हटके है, ठीक है। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये ज़्यादातर इकोनॉमिक्स के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैथ्स में भी डाल दिए, जिसको बेसिक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जैसे कंज्यूमर मैथमेटिक्स या रेशो है वो अब इन्होंने मैथ्स में भी डाल दिए, ठीक है। इसी तरह हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बेसिकली क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है इफ़ द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज़ रुपीज़, प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर, प्राइस ऑफ AC, ठीक है, ₹40,000। आजकल के ज़माने में कोई भी AC 40,000 का तो आता ही नहीं है, ठीक है। देन वर्क आउट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स ऑन इट एट द रेट ऑफ 16%, आल्सो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर विद सेल टैक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 40,000 आ गया। अब यहाँ पर प्राइस जो है हमारी वो क्या है, AC की 40,000 है, ठीक है। और यहाँ पर हमने बात करनी है किसकी, सेल टैक्स की। सेल टैक्स में उन्होंने हमें पहले ही ये बात बताई है कि हमने किसकी निकालनी है, 16% ऑफ ₹40,000 की, ठीक है। ये उन्होंने हमें खुद ही कहा है। तो चले देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। 16/100% और मल्टीप्लाई 40,000, ठीक है। अब इसको इससे कट कर दिया, तो जब हमने आपस में इसको मल्टीप्लाई किया ये मैंने ज़्यादा लिख लिया, आई एम सॉरी। 40,000 ये बनता है, तो ये 2 कट गया, तो इसमें आप इसमें 6400 हो गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि हमने क्या करना है, प्राइस ऑफ AC विद सेल टैक्स निकालना है, विद सेल टैक्स। तो अभी हमने सिर्फ सेल टैक्स निकाला था, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको इसमें प्लस कर लेंगे, सिंपल। तो हमारे पास उसका आंसर निकल आएगा, क्या आ जाएगा, ₹46,400। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है द प्राइस ऑफ 2 कार्स ऑफ 1300 cc, ठीक है, 1300 cc एंड 1600 cc विदाउट एक्साइज ड्यूटी आर 6 lakhs एंड ₹8 lakhs रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमारे पास एक कार है फॉर द 1300 cc कार, ठीक है। प्राइस क्या है, विदाउट एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जो कि है हमारे पास ₹6 lakhs, ठीक है। और एक्साइज ड्यूटी जब हमने कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्साइज ड्यूटी वो होगी, उन्होंने बताया है इफ़ द एक्साइज ड्यूटी ऑन दिस 2 आर 200%, 1300 सी की उन्होंने कहा है 200% होगी, ठीक है। ऑफ रुपीज़ किस पे, 6 लाख पे। सबसे पहले मैंने इन दोनों को पहले हम निकाल रहे हैं, 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 lakhs, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ गया एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि प्राइस किसकी निकालनी है, इंक्लूडेड एक्साइज ड्यूटी। फाइंड द प्राइसेस ऑफ 2 कार्स इंक्लूसिव ड्यूटीज़, ठीक है। इंक्लूसिव ड्यूटीज़ मीन्स इंक्लूडेड ड्यूटीज़, ठीक है। तो अब हम इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्राइस इंक्लूडेड एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी के साथ निकालनी है। तो सिंपल क्या होगा, जो हमारे पास रुपीज़ ऊपर थे 6 लाख वाले और साथ में जो हमने एक्साइज ड्यूटी निकाली है, ठीक है, उसको आपस में हम प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास ये क्या आंसर आ जाएगा,
इंक्लूडेड हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी का। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलो, यहाँ पर अभी हमने सिर्फ 1300 सीसी निकाली है, ठीक है, ये 1300 सीसी की निकाली है हमने। अभी क्या किसकी निकालनी है, अभी हमने फॉर द कार ऑफ 1600 सीसी, ठीक है, फॉर द एक मिनट, ये पिन जो है ना थोड़ी सी मैं डार्क कर लूँ ताकि बच्चों को नज़र आए। फॉर द कार ऑफ, ये अभी भी थोड़ी सी पतली है तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी मोटी करूँ। चलिए, फॉर द कार 1600 सीसी, ठीक है। अब हमने इसका निकालना है, तो वही स्टेप होंगे सारे जो हमने पहले किए। प्राइस, ठीक है, विदाउट ड्यूटी क्या है, प्राइस विदाउट ड्यूटी 8 लाख, ठीक है, प्राइस विदाउट ड्यूटी 8 लाख। एक्साइज ड्यूटी निकालेंगे इसकी। एक्साइज ड्यूटी जो उन्होंने हमें खुद दी है वो है 250%, तो 250% ऑफ रुपीज़ 8 लाख। इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हमने प्राइस फिर किसकी निकालनी है, इंक्लूडेड एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो हमारे पास थी 8 लाख, और साथ में जो हमारे पास निकला है प्लस रुपीज़ एक्साइज ड्यूटी क्या निकली है 20, ठीक है, इसको 20 लाख, इसको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 28 लाख। दिस इज़ योर आंसर फॉर द कार 1600 सीसी। हेयर वी हैव कंप्लीट अवर क्वेश्चन नंबर 3। वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, The annual price of a house and price of land is rupees 15 lakh and rupees 20 lakh respectively. Find the property tax on each of these two at the rate of 16%. पहला रेट उन्होंने 15 बताया, दूसरा 20। तो हम सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे, एनुअल प्राइस ऑफ हाउस 15, ठीक है। एक प्राइस किसकी है, प्राइस ऑफ अ हाउस है हमारे पास, ठीक है, जो कि प्राइस ऑफ अ हाउस है हमारे पास रुपीज़ 15 लाख, ठीक है, और एक है हमारे पास है एनुअल प्राइस, ये भी एनुअल प्राइस है हमारी, ठीक है, और ये भी एनुअल प्राइस है, एनुअल प्राइस ऑफ लैंड। मतलब हमें एक हाउस की बताइए और एक ज़मीन की बताइए, घर की और एक ज़मीन की, ठीक है, और जो है 20 लाख। तो यहाँ पर हमने बीच में क्या कैलकुलेट करना है, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स एट 16% जो उन्होंने कहा है। तो सिंपल 16 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15 ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट करनी है, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा रुपीज़ 240, ये इसका आंसर हो गया। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे करके लिख लूँ इरेज करके, तो मुझे नहीं लगता कोई हर्ज होगा। तो ये आ गया रुपीज़ 240, ठीक है, 2 लाख। इसी तरह मैंने निकालनी है एनुअल प्राइस ऑफ किसकी, लैंड की, ठीक है। तो मेरे पास आ गया रुपीज़ 20 लाख। और इसी तरह मैंने निकालना है प्रॉपर्टी टैक्स एट 16%, जो कि 16 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय दिस, जो कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 3,20,000, सिंपल, ठीक है। इसी तरह हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा जा रहा है वो हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ 2 पर्सन इज़ ₹2,50,000 and ₹3,10,000 respectively. Work out the income tax for each of them at 4.5%. ये भी वही चीज़ है, यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर द फर्स्ट पर्सन पहले हम निकालेंगे, ठीक है, जिसके पास इनकम टैक्स कहा क्या गया हमें 4.5%, ठीक है। उसके बाद इसी 4.5 को हमने क्या करना है डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय जो हमें 2% का निकालने का कहा गया, एक का था ये 2.5 लाख, तो इसको हम करेंगे तो ₹11,250, ठीक है। इसी तरह हमने कहना है कि फॉर द सेकंड परसेंट, ठीक है, यहाँ पे इनकम टैक्स की बात आएगी तो वो हमने कह दिया कि हमें 4.5% बोला है और इसी 4.5 को हम करेंगे डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई उन्होंने हम अपनी क्वेश्चन में देखेंगे वो बताया 3,10,000, ठीक है। एक बंदे का 2.5 लाख था, एक बंदे का ये, तो इस हिसाब से इसको पड़ेगा 13,950। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहते हैं कि द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ ₹4,30,000 इफ़ ही इज़ गिवन रिबेट ₹3,000 ऑन द टैक्स चार्जेबल देन वर्क आउट द अमाउंट ही हैज़ टू पे एज एन इनकम टैक्स। यहाँ पर इनकम टैक्स जो है इसको जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है यहाँ पे 4.5%, इसमें से इनकम में से, ठीक है, जो इनकम टैक्स इसने पे करना है। अच्छा, 4.5% ऑफ इनकम की इसकी इनकम क्या थी, इसकी इनकम जो थी वो थी 4,30,000, ठीक है। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम चेक करेंगे, ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट नहीं आएगा और ये एक ज़ीरो कम होगा, 4,30,000। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसके पास जो होगा वो रिबेट गिवन टू हिम ₹3,000, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा था इनकम टैक्स हमारे पास 4.5% था, ठीक है, और इफ़ ही इज़ गिवन रिबेट एट रुपीज़, ठीक है। इसमें से इन्होंने कहा था कि जो इसको रिबेट मिलेगी वो कितनी मिलेगी 4.5, ठीक है, सॉरी रिबेट जो हमने काउंट किया वो 3,000। अच्छा, यहाँ पर रिबेट का मतलब क्या है, रिबेट का मतलब है कि इसको कितनी छूट मिलेगी, ठीक है। रिबेट का मतलब ये होता है कि इसको छूट कितनी मिलेगी, तो हमने वो कैलकुलेट करना था। इफ़ ही इज़ गिवन रिबेट ₹3,000 ऑन द टैक्स चार्जेबल, ठीक है, देन वर्क आउट द अमाउंट ही हैज़ टू पेज एंड इनकम 4.5%, ठीक है। अब इन्होंने हमें रिबेट गिवन जो हमें बताया वो 3,000 बताया था और इनकम टैक्स से हमने निकाल लिया, जो इनकम टैक्स से कैलकुलेशन जो निकाली है वो है हमारी यहाँ पर ₹19,350 आया। इसका मतलब जो इनकम टैक्स उसको पड़ेगा वो 19,350 का पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर हम लिख देंगे पेबल इनकम टैक्स, जो इसको इनकम टैक्स जो इसको पे करना पड़ना है वो ₹19,350 में से ₹3,000 कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 3,000 की छूट मिलेगी इसको, तो वो हो जाएगा 16,350। सिंपल, ये आपका आंसर है कि इसको जो इनकम में से जो पे करना पड़ेगा वो इतना पे करना पड़ेगा, सिंपल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 7 ये होता है कि हमारे पास, ठीक है, इफ़ द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ रुपीज़ दिस, ठीक है, टोटल एनुअल इनकम। आप कोशिश ये किया करें कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्पेशली जो आपके पास सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जो सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, और उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, कोशिश किया करें उस इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन पढ़ते हुए साथ साथ लिख लिया करें। उसमें ये फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जब एक
चार्ट बन जाता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि हमने क्या चीज़ हमारे पास गिवन है और क्या हमने कैलकुलेट करनी है। क्योंकि मेरी आदत होती है मैं क्वेश्चन पढ़ती रहती हूँ और मैं साथ साथ लिखती रहती हूँ, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा है इफ़ द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन दिस विद एग्जेम्पशन ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज़, इसको एग्जेम्पशन मिल रही है, एग्जेम्पशन, इसको एग्जेम्पशन मिल रही है ऑफ इनकम, एग्जेम्पशन इनकम रुपीज़ 4,50,000, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये देन फाइंड द टैक्स चार्जेबल एट 4.5%। यहाँ पर जो टैक्स इसने करना है, टैक्स एबल इनकम जो बनता है इसका वो है टैक्स टेबल इनकम। अब इन्होंने कहा है कि हमने फाइंड आउट ये करना है कि इसको टैक्स कितना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है जो एग्जेम्पशन मिल रही है हमने उसको तो निकालना है एनुअल इनकम की, क्योंकि एग्जेम्पशन तो उन्होंने खुद दी है कि इसको, तो जो बाकी पैसे बचेंगे ना इसमें से वो हमने उसका फिर टैक्स निकालनी, ये बात याद रखना, ठीक है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी। क्वेश्चन को रीड आउट करके उसकी पहले अच्छी तरह चीज़ को समझ लें कि बेसिकली हमने कैलकुलेट क्या करना है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक बंदे की टोटल इनकम ये है, लेकिन उसको एग्जेम्पशन मिल गई है कितनी की, 4,50,000 की। उसके बाद हमने टैक्स निकालना है कि कितना उसको टैक्स पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास आ गया वन है, ये वन है, सॉरी, ठीक है। तो रुपीज़ 4,75,000, ठीक है। यहाँ पे लिख लूँगी मैं टैक्स एट 4.5%, जो कि 45 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 4,75,000, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 4, ये 2 से कट गया और ये आ गया, आप इसमें मल्टीप्लाई होगा 21375 आंसर, ठीक है। इसको एग्जेम्पशन जो मिली थी यहाँ पर वो 1,50,000। असल में मेरे पास जो बुक था उसमें 4 लाख लिखी है, लेकिन डेफिनेटली इतना तो कोई इनकम में एग्जेम्पशन तो नहीं मिलती, इतने तो अच्छे इनकम टैक्स वाले भी नहीं हैं। तो मैंने अभी जस्ट चेक किया है, तो फिर मैंने एक और बुक, मैंने असल में 2 बुक्स निकाली हुई हैं। तो मुझे अगर डाउट होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ऐसी गलती है तो मैं फटाफट दूसरी बुक को देख लेती हूँ। तो दूसरे बुक में 1,50,000 है, लेकिन एक बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक, उसमें 4,50,000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप भी कर लीजिएगा सही। अगर आपकी बुक में 1,50,000 है तो ये रहने दीजिएगा, अगर नहीं है तो उसको सही कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ रुपीज़ 5 लाख, ठीक है, 25,000। एक बंदे की टोटल इनकम क्या है, रुपीज़ 5,25,000 है, ठीक है। उसमें आगे कहते हैं वेयर इज़ द एग्जेम्पशन इज़, फिर कहते हैं कि इसको एग्जेम्पशन मिल जाती है, एग्जेम्पशन मिल जाती है कितने की, 1.5 लाख की, ठीक है। अच्छा, वर्क आउट द टैक्स पेबल 4.5 along with the income tax payable if rupees 10,000 has already deducted at source as income tax। अच्छा, सबसे पहले मैं वर्कआउट किस पे करूँगी, इन्होंने कहा है सबसे पहले वर्कआउट करें टैक्स एबल इनकम, जो कि मैंने सबसे पहले क्या निकाल ली, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमने टैक्स निकालना है तो उसकी जो टोटल इनकम से हम एग्जैक्शन वाली अमाउंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि उस पर फिर हमने नहीं निकालनी, ये बात याद रखिएगा। ये एक रूल है टैक्स निकालने का। अब हम निकालेंगे टैक्स एट 4.5%, जो कि होगा 45 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 3,75,000, जो कि मेरे पास आंसर आएगा रुपीज़। अच्छा, ये तो मैंने टैक्स निकाल लिया इसका। अच्छा, अगर आप लास्ट लाइन में जब पढ़ें कि अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स टेबल, वो तो हमने निकाल लिया। उन्होंने कहा इफ़ रुपीज़ 10,000 हैज़ ऑलरेडी बी डिडक्टेड एट सोर्सेज एज इनकम टैक्स। इसका मतलब ये है कि इन्होंने इसमें से ऑलरेडी डिडक्शन कर ली थी, ठीक है, ऑलरेडी डिडक्शन कर ली थी। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, डिडक्ट करना है, किसका डिडक्शन निकालनी है, कितनी,
डिडक्शन ₹10,000, ठीक है, उन्होंने निकाली थी, लेकिन हमने तो कैलकुलेट करनी थी ना, क्योंकि उनके पास अगर रिकॉर्ड था लेकिन हमारे पास तो नहीं था। तो इसका मतलब है कि इस जो हमारे पास आया था 16,875 जो इसने पे करना था, उसमें से आपने 10,000 निकाल ले, तो इसका मतलब ये है कि इसको 6,875 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जस्ट सिंपल, ठीक है। फिर अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, टोटल इनकम इनको कितनी थी, 5,25,000, ठीक है। एग्जेम्पशन कितनी की हुई, 1,50,000 की। मैंने टैक्स निकालना था 4.5% का। इसको निकालने से पहले मैंने ये मुझे रिक्वायर्ड था। क्यों? क्योंकि एग्जेम्पशन की जो अमाउंट होती है उसको हमने माइनस करना होता है, किससे, टोटल इनकम से हमने माइनस करना होता है। जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 3,75,000। अब मैं इसका टैक्स निकालूंगी। जब मैंने टैक्स निकाला तो मुझे पता चला कि 16,875 बनता है टोटल, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने ऑलरेडी ये बात कर दी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो डिडक्शन है पे जो इसकी टैक्स निकली है उसमें डिडक्शन इसको फिर से मिल रहा है, कितने का, 10,000 का, ठीक है, फिर से मिला। तो वो हमने क्या किया, वो आगे हमने कुछ नहीं किया, सिंपल जो हमारे पास टैक्स निकला था उसमें से 10,000 किया। इसका मतलब इसको टोटल जो अमाउंट है 6,875 देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपका अल्हम्दुलिल्लाह 5.1 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 5.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।